हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस। तो पहला स्टेटमेंट हम जानते हैं, इसमें क्या कहा जाता है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मतलब कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हम हीट दें और वो पूरी तरीके से वर्क में बदल जाए, क्योंकि ये सही भी है। जब भी हम हीट देते हैं तो जो वर्क हमें मिलता है वो उससे कम ही मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और अदर वेस्टेज हो जाते हैं उसके। वही स्टेटमेंट इसमें भी कहा गया है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सो रिजल्ट इज ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर। मतलब कि कोई भी ठंडी बॉडी जो है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती अपने अपर अपर बॉडी में, जो अपर टेम्परेचर की बॉडी है उसमें। ठीक है, जैसे कि एक आइस है और एक गर्म रॉड का टुकड़ा है। तो दोनों को अगर पास में रखें तो आइस से जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो रॉड में कभी नहीं हो सकती, रॉड से ही हीट ट्रांसफ़र होगी आइस में। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट दोनों मतलब एक तरह से सेम ही है, उनको बस घुमा फिरा के ये बोला गया है। दोनों का स्टेटमेंट सेम ही है। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम पढ़ते हैं ऑरिजिन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, मतलब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए पहले क्या था, जो नई नई मशीन जब मशीनें बन रही थी तो बहुत ही क्रिटिकल मशीनें थी, बहुत ही एफिशिएंट मशीनें नहीं थी। तो उनमें क्या होता था कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देते थे तो हमें आउटपुट बहुत कम मिलता था। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता था कि हम कितनी एनर्जी देने में हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि कोई इक्वेशन इक्वेशन तो था नहीं जिसमें हम रख के पता कर पाए। तो बड़ी डिफिकल्टी होती थी, मशीनों का मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। बस मशीन, बस हम एनर्जी दे रहे थे, काम हो रहा था, हमें प्रॉब्लम पता चलती भी थी तो भी हमें ये नहीं होता था कि हम क्या करें, मतलब कि कितनी एनर्जी देने में हमें कितना वर्क मिल रहा है। तो मशीनों का मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो एनर्जी नहीं बच पा रही, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था, जिससे पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे इंडस्ट्रीज़ के। जिस वजह से ये इसकी ज़रूरत पड़ी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से, ठीक है, मदद से हमने ये जाना कि एफिशिएंसी क्या होती है किसी मशीन की। ठीक है, तो किसी मशीन की एफिशिएंसी लगाने के लिए हम देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए आउटपुट हीट है, हमने हीट दिया और हमें क्या मिला, मैंने हमने इनपुट दिया Q1, हमें आउट तो हमने इनपुट दिया Q1, हमें आउटपुट मिला Q2। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू कि डेल यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो डेल यू क्या होता है, जीरो होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगा किसी भी सिस्टम का, हम जैसा कि जानते हैं। फॉर द रिवर्सिबल साइकिल, ये रिवर्सिबल साइकिल है। तो हमें डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल गया, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान Q1। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, Q1 माइनस Q2। तो ये क्या होगा, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 1 माइनस Q2 अपान Q1, वेयर एन इज ए एफिशिएंसी। तो एन इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1 माइनस Q2 अपान Q1। ठीक है, अब देखिए, क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम सी डी टी होता है। जो सी है क्या है, हीट कैपेसिटी है, एम मास है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी मिल गया। तो क्यू इक्वल टू क्या मिल गया, एम सी टी। क्यू वन इक्वल टू क्या मिल गया, एम सी टी वन। क्यू टू इक्वल टू क्या मिल गया, एम सी टी टू। ठीक है, पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। इसको रख दें, हमें क्या मिल जाएगा, एन इक्वल टू माइनस एम सी टी टू अपान एम सी टी वन। हमें क्या मिल गया, वन माइनस टी टू बाई टी वन। ठीक है दोस्तों, तो एन इक्वल टू क्या मिला, वन माइनस टी टू बाई टी वन इक्वल टू वन माइनस क्यू टू अपन क्यू वन। ठीक है, ये वन से वन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, क्यू टू अपन क्यू वन इक्वल टू टी टू अपन टी वन। ये तो है ही एफिशिएंसी का फार्मूला, हमें क्या मिला एक और, वन माइनस टी टू बाई टी वन इक्वल टू वन माइनस क्यू टू अपन क्यू वन, जो टी है टेम्परेचर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए कुछ इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। A Carnot engine has efficiency of 30%. Its efficiency is to be raised to 50%. By how much must temperature of source be increased if the sink is at 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए पहले क्या था, एफिशिएंसी 30% था, फिर क्या कर दिया गया, इसको 50% कर दिया गया। देखिए यहाँ पे इसको फिर क्या कर दिया गया, 50% इसकी एफिशिएंसी कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी थी, 30%, यहाँ पे 50%। ठीक है, इसका सिंक जो है, सिंक टेम्परेचर मतलब जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो तो 27 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी दोनों जगह पे हमें आउटपुट सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब चेंज होगा, इनपुट ही चेंज होगा, तो वही पूछा है। ठीक है, हाउ मच मस्ट टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीज इफ द सिंक इज ए
27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा कि एफिशिएंसी इतनी हो, सेकेंड कंडीशन में एफिशिएंसी इतनी हो, ठीक है, लेकिन और सिंक भी इतना हो, लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए कि हमें ये कंडीशन फॉलो हो जाए, ठीक है। समझ में आया आपको? तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन n इक्वल टू 30% था, जब n इक्वल टू 30% था, देन 30% को कैसे लिख सकते हैं? 0.30 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस टी टू बाई टी वन, ठीक है। तो 0.30 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो सेल्सियस होता है उसको केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 273 का उसमें ऐड कर देते हैं तो केल्विन में बदल जाता है। तो 1 माइनस 273 प्लस 27 अपन T1, तो हमें क्या मिल गया? ये कितना है? 0.31 ये था, ये देख हमें यहाँ पे 300 मिल गया। ये जब उधर जाएगा तो 1 माइनस 0.31 क्या होगा? 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.70 होता है, ठीक है, 07 होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये इधर चला जाए तो 300 अपान T1 इक्वल टू 0.70, ठीक है। तो T1 इक्वल टू क्या मिल गया? ये कहाँ गया? 300 अपान 0.70, तो हमें क्या मिल गया? 428.6 के, ठीक है। ये T1 इक्वल टू मिला। व्हेन n इक्वल टू 50% देन 0.50, 50% 0.50 हो गया, इक्वल टू 1 माइनस 300 के अपन T1 डैश। ये T1 डैश हमने माना सेकंड कंडीशन में जब n इक्वल टू 50 होगा। ये क्या होगा? ये इधर चला गया, हमें कितना मिल गया? 0.50 मिल गया। ये इधर चला आया तो 300 के अपन T1 डैश मिल गया। तो T1 डैश इक्वल क्या हो जाएगा? 300 अपान 0.50, ठीक है। ये हमें कितना मिल गया? 600 के, क्योंकि 0.5 का होता है 1/2, तो 2 पर चला गया, तो हमें क्या मिल गया? 600 के। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? टी डैश माइनस T1, 600 के माइनस 428.6 के, तो हमें क्या मिल गया? डेल्टा इक्वल टू 171.4 केल्विन, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टू कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेट इन ए सीरीज, ठीक है। इंजन ए रिसीव हीट एट ए 900 Kelvin and reject to be reservoir temperature T Kelvin. The second engine B receive heat reject by first engine and its turn reject to heat reservoir to 400 K. Calculate the temperature T when, ठीक है, पहला कंडीशन। वर्क आउटपुट बोथ इंजन आर इक्वल, ठीक है, वर्क डन इक्वल है। दूसरे कंडीशन एफिशिएंसी ऑफ टू इंजन आर इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। टू कॉर्नर इंजन, दो कॉर्नर इंजन है, ए एंड बी है, ऑपरेट इन सीरीज, मतलब उनको सीरीज में जोड़ा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला इंजन है, ये दूसरा इंजन है, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। एंड रिजेक्ट, देखिए, एंड रिसीव 900 केल्विन, ठीक है, ये 900 केल्विन टेम्परेचर रिसीव करता है। एंड रिजेक्ट रिजर्वायर टेम्परेचर टी के, और रिजेक्ट कितना करता है? टी करता है। द सेकेंड इंजन बी रिसीव हीट, जो सेकेंड इंजन है वो कितना हीट रिसीव करता है? टी करता है। ये सेकेंड इंजन हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कितना रिसीव हुआ? ये इसका जो हमें आउटपुट मिला, इसका ये इनपुट होगा सेकेंड इंजन के लिए, ठीक है। द सेकेंड इंजन बी रिसीव हीट रिजेक्टेड बाई फर्स्ट इंजन एंड इस टर्न रिजेक्ट टू हीट रिजर्वायर इट 40 के, मतलब जो हमें रिसीव टी के मिला, जब इसका हमने इनपुट दिया तो हमें आउटपुट कितना मिला? 400 के मिला, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर टी, टी पूछा गया है। वर्क, देखिए, वर्क आउटपुट ऑफ द बोथ इंजन आर इक्वल, जब W1 इक्वल टू W2 हो, तब कंडीशन में, इस कंडीशन में हीट क्या होगा? और जब दोनों की एफिशिएंसी N1 इक्वल टू N2 हो, तब हीट टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कंडीशन हमने ए लेते हैं सबसे पहले। देखिए, W1 इक्वल टू W2 होता है, ठीक है। तो क्या होगा? W इक्वल टू क्या होता है? Q1 माइनस Q2 होता है। तो यहाँ पे Q1 क्या है? देखिए, यहाँ पे Q1 क्या है? 900 के है, तो Q1 माइनस Q2, T1 माइनस T2, तो कितना हमें मिला? 900 माइनस टी इक्वल टू T1 माइनस T2, T माइनस 400 केल्विन, ठीक है। तो हमें क्या मिला? ये टी इधर चला गया, 2T मिल गया हमें। 2T इक्वल टू 900 प्लस 400, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया है? 1300 हो जाएगा। ये 2 नीचे चला जाएगा तो कट हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा? 650, ठीक है, 650 केल्विन। तो अब बी की वैल्यू देखते हैं। बी इक्वल टू N1 इक्वल टू N2 है, तो 1 माइनस क्या होता है? T2 बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। देखिए यहाँ पे T2 कितना है? इसका T है। T1 कितना है? 900 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1 माइनस टी अपॉन 900 इक्वल टू 1 माइनस 400 अपॉन टी, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया?
टी अपन 900 इक्वल टू 400 अपन टी, ये टी उधर चला गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 3600 के स्क्वायर, तो टी इक्वल टू में क्या मिल गया 600 केल्विन। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। A Carnot engine has a efficiency of 30%. Its efficiency is to be raised to 50%. By how much temperature of increased if the sink is, अच्छा सॉरी, ये तो क्वेश्चन सॉल्व ही हुआ था। थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, बस हमें इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी थी, ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।